वेलकम टू द गेट 2023 टॉपर स्टॉक। मेरे साथ हैं जागृति अग्रवाल। जागृति हिंडौन राजस्थान की रहने वाली हैं। इन्होंने गेट 2023 में सिविल इंजीनियरिंग में 5th रैंक हासिल की है। इन्वायरमेंटल साइंस से भी इन्होंने एग्ज़ाम लिखा था और इनकी रैंक थी 18th। बीटेक करने के बाद 2022 में इन्होंने गेट प्लस ईएससी में क्लासरूम कोर्स में दिल्ली में एडमिशन लिया, प्रिपरेशन की और प्रिपरेशन के बाद इनकी 5th रैंक आई। इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीलिम्स भी क्लियर किया और अभी ये मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही हैं। मेंस कन्वेंशनल बैच में है। जागृति के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इनकी मदर स्कूल प्रिंसिपल हैं और इन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू से बहुत डेडिकेशन के साथ की है। जागृति, आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में और गेट के बारे में कब से प्लानिंग की और स्टार्टिंग कहाँ से हुई? गेट के बारे में प्लानिंग हुई थी, बीटेक कंप्लीट हुआ था अभी से। और ईएससी के बारे में प्लानिंग थी, लेकिन तब एज उतना नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ। 21 ईयर्स थे भी, तो फिर इसी साल इसलिए ईएससी के लिए कोर्स ज्वाइन किया था। तो आपका प्राइम टारगेट ईएससी है, गेट नहीं है, और आपने गेट में इतनी रैंक लाए हैं, तो क्या सिमिलरिटी है गेट की प्रिपरेशन किए बिना या गेट को फोकस किए बिना आपकी रैंक अच्छी आ गई? फोकस ईएससी था, पर सिलेबस गेट का ईएससी में से ही है। जो तुम ईएससी के लिए पढ़ रहे हो वही गेट में आ रहा है। सिलेबस उल्टा उससे कम ही है इनका सिलेबस। राइट। तो उतना डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन अप्रोच करना होता है। क्वेश्चन अप्रोच अच्छे से कर सकते हैं अगर हम वर्कबुक और पीवाईक्यू लगा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्प कर रही थी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इसलिए कोई तो ईएससी की टेस्ट सीरीज भी हेल्प कर रही थी। और पहली बात तो सिलेबस ही सेम है, मतलब कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो जो भी स्टूडेंट्स ईएससी की तैयारी करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उनकी गेट की तैयारी हो जाती है। अगर वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस और गेट के क्वेश्चंस तैयार कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट के आपने कितने सालों के किए और कितना उससे हेल्प मिली आपको? आई थिंक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गेट का पीवाईक्यू आता है, उसमें लास्ट 25 साल का ही है। तो पूरा किया आपने? पीवाईक्यू पूरा किया था। ओके। और गेट की टेस्ट सीरीज भी दी होगी? आपके क्लास में कितने घंटे आप डिवोट करते थे? फिर सेल्फ स्टडी को कितना टाइम मिलता था? और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्लास में 7-8 घंटे चले जाते थे। उसके बाद रूम पर अगर 1 घंटा जो भी क्लास में पढ़ाया है रोज वो रिवाइज करना, 1 या 1.5 घंटा जितना भी लग रहा है। फिर उसके बाद उसी टॉपिक का पीवाईक्यू कंप्लीट करना। और कुछ टाइम जो सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट हो गए हैं उनका रिवाइज करना है, 1 घंटा उसके लिए देना। तो 4 to 5 आवर्स। तो 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी आफ्टर द क्लास, और क्लास अच्छे से करो। क्लास में फोकस पूरा होना चाहिए। मतलब सर जो बोल रहे हैं उसका एक पॉइंट भी मिस किया तो भी वो कमी है, नुकसान कर जाएगा। जो सर बोल रहे हैं वो पूरा लिखना चाहिए। तो आप नोट्स क्लास में पूरे एकदम हुबहू जैसे टीचर पढ़ाते हैं वैसे लिखते जाती थी? कुछ टीचर्स के नाम याद है? हाँ, ऋषि सर हो गए। यही बोलते थे कि बोर्ड वगैरह कुछ नहीं होता। ये क्यों है, ये क्यों का जवाब आना चाहिए। क्यों का जवाब अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख लो। कोई तुम्हारी कॉपी नहीं देख रहा है। तो वो चीज़ वहाँ से किया आपने। ओके। और बाकी सब्जेक्ट्स में जैसे सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरनमेंट, सॉइल मैकेनिक्स आंसर का क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन अप्रोच काफ़ी अच्छे लगा। तो राम सर के क्वेश्चन अप्रोच अच्छा था। हाँ, काफ़ी अच्छा। और स्वामी सर का ये था कि मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछने गई थी, स्ट्रक्चर का था। मैंने वो स्लोप, उसके कई मेथड हो सकते हैं, गेट का पीवाईक्यू था, मैंने उसको स्लोप डिफ्लेक्शन से किया, वो नहीं हो रहा था, काफ़ी लेंथी हो गया। तो वो मेरे को ये बोले कि बेटा अगर तुमने इससे किया तुम्हारी रैंक पीछे चली जाएगी, 100 रैंक पीछे। इतना टाइम नहीं देना होता है, इफेक्टिव बनो। नहीं आ रहा है तो पूछ लो। तो फिर आपने किस मेथड से किया उसको? स्ट्रेन एनर्जी से किया था, उससे बहुत फास्ट हो गया था। अच्छा। और एक और सोम का, उससे भी और भी फास्ट हो गया था। उन्होंने अच्छा, इफेक्टिव बनो, टाइम मैनेजमेंट सीखो। ओके। देखिए, हर सब्जेक्ट की एक अलग अप्रोच है। कोई सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, कोई कॉन्सेप्चुअल है, और किसी में अल्टरनेटिव मेथड यूज़ होते हैं, किसी में शॉर्टकट चलता है। गेट में ये सारी ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो पेपर 1 था प्रीलिम्स का, जनरल स्टडीज़ वाला, उस पेपर में आपने कैसे तैयारी की? उस पेपर के लिए जितना हमें क्लास में पढ़ाया था वो अच्छे से कवर किया था।
और सर लोग जो क्वेश्चंस देते थे कि हाँ ये क्वेश्चंस कर लीजिए आप, वो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके। और कुछ वो टेस्ट सीरीज में जितना भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दिया था वो उसके क्वेश्चंस दिखे थे, काफ़ी 1-2 क्वेश्चंस तो सिमिलर उठ के आए थे एग्जाम में। राइट। तो देखिए टेस्ट सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और टेस्ट सीरीज से ही पता लगता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, गलतियां क्या हैं। तो टेस्ट लिखने के बाद आपके जो क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हुए उनको दोबारा सॉल्व करते थे आप? गेट में वैसे टेस्ट सीरीज में काफ़ी सिली मिस्टेक्स होती थी, उनसे ये पता लगता था कि हाँ ये सिली मिस्टेक दोबारा फिर से नहीं करनी है। तो टेस्ट सीरीज में क्या रैंक आती थी गेट में? हाँ सर, मैक्सिमम टाइम अंडर 50 आई है रैंक, पर फर्स्ट टाइम मेरी 100 से भी ऊपर गई है। अच्छा, तो नॉर्मली अंडर 50 रहती थी। गुड। और गेट का जो मेडीजी की टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड था और गेट के एग्जाम का एक्चुअल जो स्टैंडर्ड था उसमें क्या डिफरेंस था? मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो कितना बेनिफिट हुआ आपको? तो वह क्योंकि तुमने टाइम मैनेजमेंट सीख जाते हो अच्छे तरीके से। ये सीख जाते हो कि हाँ अगर तुमने एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट कर दिया तो तुम बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। टेस्ट सीरीज का काफ़ी वो रहता है इस बार। तो अगर आप सजेस्ट करना चाहें स्टूडेंट्स को कि अपने सेल्फ स्टडी की प्लानिंग कैसे करें, तो पर डे में कितने घंटे रिवीजन कर लें, कितने घंटे क्लास के नोट्स को पढ़ लें, कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लें, तो कुछ आइडिया ये तो ज़रूरी है कि जो क्लास में पढ़ाया है वो रोज़ जाके रिवाइज करना। तुम चाहे भले ही PYQ ना लगाओ तुम और पहले का ना पढ़ पाओ, लेकिन जो तुमने आज पढ़ा है वो एक बार ज़रूर आके देखना, कुछ भी हो जाए। सो नींद भले ही मत लो तुम, लेकिन वो पहले रिवाइज करो। तो जागृति का एक सजेशन मुझे भी मतलब ये काफ़ी यूजफुल और इंस्पायरिंग लगता है कि रोज़ का रोज़ पढ़ लो, जितना आपने आज क्लास में पढ़ा है उसको जा करके रिवाइज कर लो, चाहे थोड़ा कम सो लो चलेगा, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज नहीं कर पाए वो भी चलेगा, लेकिन जो आज पढ़ा है कम से कम घर जा करके उसको रिवाइज ज़रूर कर लो। तो जागृति, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन टू दी स्टूडेंट। अभी कन्वेंशनल की प्रैक्टिस क्लासेस कर रही हैं आप, कन्वेंशनल में आपके क्या सोर्स ऑफ स्टडी है? अभी तो वही क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं, सर क्वेश्चंस कराते हैं और जो PYQ वगैरह अभी दिए हैं उन्हीं अभी उनको वर्कबुक वगैरह ये सॉल्व करना है। देखिए जो कन्वेंशनल क्लासेस हैं यहाँ से एक अलग तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जो आपने अभी मिस आउट करा होगा वो सारे क्लियर हो जाते हैं। तो जागृति, और कोई ऐसा एरिया जो आप सोचती हैं कि टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, या फिर कभी आप इस एग्ज़ाम में कभी नर्वसनेस आई हो या पढ़ाई के टाइम पे आई हो, जो आप सोचती हैं स्टूडेंट्स ना करें तो उनको शेयर करना चाहें? सर कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं उससे डीमोटिवेट नहीं होके मोटिवेट होना चाहिए कि हाँ कम क्या आए, ये गलती फिर से नहीं होनी चाहिए। तो बेटियों से सीखिए। और स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो नर्वस हो जाते हैं, तो डीमोटिवेट नहीं होना है, ये सभी के साथ होता है। एग्जामिनेशन फोबिया हर किसी को होता है। डिसअपॉइंटमेंट या लो फील होना एक स्वाभाविक बात है, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फेज से गुजरते हैं। जब एक लंबे स्पेल तक आप पढ़ाई करते हैं तो बीच में लो और हाई दोनों आते हैं, कभी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, कभी कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती हैं, इनको हैंडल करना है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए आप डाइट अच्छी लीजिए, आपकी प्लानिंग अच्छी हो ताकि आपका जो टाइम का यूसेज है वो बहुत इफ़ेक्टिव हो। घर जा कर के क्लास नोट्स को रिवाइज करना, एक रिवीजन प्लान बनाना, टेस्ट लिखना, टेस्ट की गलतियों से इम्प्रूव करना, उनको सुधार करना, यही कुछ खास मेथड्स होते हैं पढ़ाई करने के। कोई शॉर्टकट मेथड आपने कुछ ऐसा पढ़ा क्या कि काम पढ़ करके काम चल जाए? नहीं है। तो शॉर्टकट कुछ होता नहीं है दोस्तों। द ओनली थिंग इज हार्ड वर्क विद डेडिकेशन या राइट सोर्स ऑफ स्टडी इंपॉर्टेंट है। अगर आप गलत सोर्स को उठा करके हार्ड वर्क करोगे तो भी कई बार टफ हो जाता है। इसलिए सोर्स ऑफ स्टडी अच्छा हो, नोट्स आपके अच्छे हो, बुक आपकी अच्छी हो, एरर फ्री बुक हो, और साथ में रिलेवेंट हो, एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं वैसे ही हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जागृति, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके पूरी फैमिली को, आपकी मदर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।